Hello student, my name is Anutin and today we are going to start the new topic of the chapter electricity. Before going to next class, recall the previous one. In previous lecture we discussed about the electric potential and potential difference. आपने ये सारी बातें आपको अच्छे से आ गई हैं, तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बताया था कि इस चैनल के ऊपर अब फिजिक्स के सारे लेक्चर आने वाले हैं। आपकी 10th क्लास की कंप्लीट फिजिक्स अब कंटिन्यू इसके ऊपर होने वाली है। तो प्रॉमिस तो नहीं करूंगा, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि डेली का आपको एक लेक्चर जरूर प्रोवाइड करवाऊँ मैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई भी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आगे जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए, और आगे भी करते रहना, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ओम्स लॉ के ऊपर अब बात करते हैं। थोड़ा सा मैं प्रीवियस जो वीडियोस था उसको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या कहा था मैंने कि एक चार्ज है जो अपने अराउंड क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और कोई भी टेस्ट चार्ज वो इन्फिनिटी से अगर वो वर्क डन करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट पे आ गया तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का, ठीक है। और अगर वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से अगर वो दूसरे पॉइंट पे चलता है, एक पॉइंट से अगर वो दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो उसको वहां भी वर्क डन करना पड़ेगा। और इस वर्क डन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सारी बात क्लियर है। अच्छा, अब आज का इस टॉपिक समझते हैं। आज के टॉपिक के अंदर देखो, ये साइंटिस्ट थे एक जिनका नाम क्या था, जॉर्ज साइमन ओम। इन 1826 के अंदर इन्होंने अपना एक लॉ दिया था, ठीक है, जिनका नाम रखा गया, उन्हीं के नाम के ऊपर इस लॉ का नाम रखा गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अब क्या कहता था, उनका क्या लॉ क्या था, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम ने जो अपना लॉ दिया इसका मतलब क्या था, उन्होंने क्या बताया कि ये सपोज कर लेते कंडक्टर है, ठीक है, ठीक है। अब इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, और करंट हमेशा कंडक्टर के सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल फ्लो करता है, ये ध्यान रखना। मैं पॉइंट को बताऊंगा, लिखूंगा अभी, ठीक है, ध्यान देना आप इस बात के ऊपर कि देखो मैंने बोला कि इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, जिसको अपन करंट को आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब करंट क्यों फ्लो करता है, इसके पीछे रीजन क्या है। करंट हमेशा फ्लो करता है कहां से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अगर मान लो इस एंड के ऊपर पोटेंशियल कितना 10 वोल्ट है, और इस पोटेंशियल एंड के ऊपर अगर पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट है, तो आप बोलोगे सर यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस है, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पर पोटेंशियल क्या कम है। समझ में आई ये बात। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। अगर यहां पर भी इस एंड के ऊपर भी 10 वोल्ट ही होता पोटेंशियल, तो यहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस तो हुआ ही नहीं, जितना इस तरफ पोटेंशियल है उतना यहां पर पोटेंशियल है। अब करंट क्या करेगा, करंट कभी फ्लो करेगा ही नहीं इस कंडीशन के अंदर। जब भी दोनों एंड के क्रॉस, कंडक्टर के दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। अब सर ने क्या कहा, सर कौन से, सर अपने सर, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है इस दोनों एंड के क्रॉस, ये पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। आई के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर दोनों में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हुई, ज्यादा हुई, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या हुआ, कम हुआ, तो क्या होगा, करंट भी कम होगा। मान लो यहां पर 10 वोल्ट है और इस पॉइंट के ऊपर 2 वोल्ट है, तो पोटेंशियल में क्या हुआ, डिफरेंस ज्यादा है, तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है, ठीक है। और अगर यहां पर मैं पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा, 4 वोल्ट कर दिया, तो अब पहले की बजाय थोड़ा कम करंट फ्लो करेगा। अब मैंने क्या कर दिया, और पोटेंशियल यहां पर इंक्रीज कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया,
तो करंट भी क्या होएगा, अब कम होगा। जैसे जैसे मैं इस एंड के ऊपर पोटेंशियल इंक्रीज करता जाता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट की अमाउंट भी कम होती जाएगी उस कंडक्टर में से। और जब दोनों तरफ ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो कम होता 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 बिल्कुल ही क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। समझ में आई ये बात। तो सर साइमन ओम इन्होंने क्या बोला कि करंट जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा उतना ही करंट फ्लो करेगा। डिफरेंस ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा, डिफरेंस कम तो करंट भी कम। क्लियर है ये बात, ठीक है। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V क्या चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्लियर है ये बात। तो यहीं से आप इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। तो क्या कहते हैं, इट स्टेट दैट, यहीं से डेफिनेशन लिखना है इसकी, इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, टू एंड ऑफ द कंडक्टर। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, इस कंडक्टर के दोनों एंड के ऊपर, ठीक है। मान लो इस तरफ 5 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the current flowing normal to the area of cross section of the conductor, area of cross section of the conductor at constant टेम्परेचर या फिजिकल क्वांटिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, ठीक है। क्या बात मैंने बोली कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर या प्रेशर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ही हुआ तो यहां पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वाला जो ये लो है ये ओबे होना बंद हो जाता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो राइट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये आप एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हो, अभी मैं बताता हूँ। V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो क्या लग जाता है, R लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि वेयर R क्या चीज़ है, R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नलिटी कांस्टेंट, एंड it is also known as resistance of conductor, it is also known as resistance of conductor, ठीक है। तो आप यहां से एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो ओम्स लॉ की, कि ओम्स लॉ किसके बारे में बताता है, एक रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और रेजिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। जब तक आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। V इज इक्वल टू आई आर, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये था अपने पास ओम्स लॉ के बारे में, V इज इक्वल टू आई आर, बड़ा फेमस रिलेशन है, ठीक है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है हमेशा, और
प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या होता है रेजिस्टेंस, इसके बारे में और डिटेल के अंदर आप आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, अब इसके अंदर क्या पूछा जाएगा कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स, जब आप इसको लैब के अंदर परफॉर्म करके देखोगे कि जैसे जैसे आप V की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो वैसे वैसे I की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब वी नो दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I के। जैसे जैसे आप पोटेंशियल की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, तो I की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो जब आप उसका ग्राफ प्लॉट करोगे V वर्सेस I का, ठीक है, इस तरफ आप ले रहे हो करंट की डायरेक्शन ले रहे हो, इस तरफ क्या ले रहे हो, करंट ले रहे हो, और इस तरफ वोल्टेज बोल दूं या फिर मैं बोल दूं पोटेंशियल आप ले रहे हो, तो इस केस के अंदर जो आपको ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन कि आप जैसे जैसे अगर आप I की वैल्यू यहाँ पर जितनी है, V की वैल्यू ये, I की वैल्यू को भी आपने इंक्रीज किया तो V की वैल्यू भी इंक्रीज, I की वैल्यू को और इंक्रीज हुआ तो V की वैल्यू भी उसके कोरस्पॉन्ड क्या हो रही है, इंक्रीज। या आप उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर V की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो I की वैल्यू भी क्या हो रही है, साथ साथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये स्लोप कैसी आती है, स्ट्रेट आती है। स्ट्रेट स्लोप यही रिप्रेजेंट करती है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ठीक है। तो आप लिखोगे इन दिस ग्राफ देयर इज अ straight line which represent the value of resistance, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो ये स्लोप अपने पास बनी है, ये स्लोप रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी और ये बताएगी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, ठीक है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब क्या होता है कि जितनी भी कंडक्टर्स होते हैं, ये अपन लिमिटेशन बोल सकते हैं इसकी, ठीक है। तो कई बार ये लिमिटेशन भी पूछ लेता है कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाइए लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की लिमिटेशन। तो फर्स्ट लिमिटेशन आप क्या लिखोगे कि जितनी भी अपने पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं सिर्फ प्योर मेटल ही ओम्स लॉ को ओबे करती हैं और कोई ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ओम्स लॉ को ओबे करने का मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हर किसी केस में नहीं है, सिर्फ प्योर मेटल के केस में है। जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। सिर्फ यही जो मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स जो हैं, यही ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, इनके अलावा कोई और ओम्स लॉ को ओबे करता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ओनली प्योर मेटल, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी ओम्स लॉ की। ओनली प्योर मेटल लाइक कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, आर ओबे ओम्स लॉ। सो they are called ohmic conductor, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, ओमिक कंडक्टर भी बोल दिया जाता है, ठीक है। सेकंड, अब जैसे होता है अपने पास एलईडी की मैं बात करूं, ठीक है, CFL की बात करूं, ट्रांजिस्टर्स की बात करूं, अभी तक शायद आप ट्रांजिस्टर्स आपको नहीं पता होंगे 10th लेवल तक, डायोड्स की मैं बात करूं, ठीक है। ये जो चीजें होती हैं, ठीक है, ये ओम्स लॉ को भी नहीं करते। एलईडी हो गया, CFL हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, डायोड्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को भी नहीं करती, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, सो they are known as non-ohmic conductor, non-ohmic conductor,
तो जो ओबे करते हैं उनको बोलते हैं आप ओमिक कंडक्टर, और जो ओबे नहीं करते दे आर नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब नॉन ओमिक जो कंडक्टर होंगे ना, तो उनका भी जो ग्राफ बनेगा V वर्सेस I ग्राफ अगर आप बनाओ, ठीक है, तो कुछ इस वे के अंदर या तो ऐसे बनेंगे ग्राफ, ठीक है, या फिर इनके ग्राफ इस वे के अंदर भी बन सकते हैं, इस वे के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो ये किनके ग्राफ है? नॉन ओमिक कंडक्टर के, जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन बन गया तो वो शो करेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को, ओमिक कंडक्टर को। ठीक है, तो क्लियर है ये बातें। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक बीच में रेजिस्टेंस के बारे में आया, अभी कर दूं रेज, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अभी बीच में एक टॉपिक आया था, छोटा सा वर्ड यूज हुआ था, छोटा सा तो नहीं, अपने आप के अंदर वो उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। दैट वर्ड इज रेजिस्टेंस। क्या आया था? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? अभी अपन ने किया ना V इज इक्वल टू आई आर, तो R क्या चीज़ था? रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस होता क्या? ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है रजिस्टर्स की। रजिस्टर एक डिवाइस होता है जिसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ऐसे ही एक कैपेसिटर होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। अभी एक इंडक्टर होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस। अभी तो आपको ये शायद कैपेसिटर इंडक्टर समझ नहीं आएंगे, क्योंकि 10th लेवल तक सिर्फ रजिस्टर्स के बारे में सीखा जाता है। ठीक है, रजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। एक कंडक्टर की, हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, रेजिस्टेंस, जिसका नाम से ही बनी है रेसिस्ट। रेसिस्ट मीन होता है रोकना। अब ये किसको रोकेगी? अब ये रोकती है, रेसिस्ट करती है चार्ज के फ्लो को, करंट को। चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट के अंदर आगे चलने से रोकेगी ये प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच resist the flow of charge, which resist the flow of charge in a electric circuit, in a electric circuit। ठीक है, तो अभी अपन बोलते थे फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V बाई आई। रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, तो SI यूनिट क्या होता है इसका? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है बेटे ओम। क्या होता है? ओम। और इसका सिंबल होता है ये, ग्रीक लेटर है, इसका नाम होता है ओमेगा। ठीक है, समझ गए? लिखा कैसे जाएगा? मैं से बोल दूं एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, किलो ओम, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम क्या होगा? 1000 ओम के इक्वल होगा। ऐसे ही 1 मेगा होता है, 1 माइक्रो होता है, मिली होता है। तो ये सारी क्वांटिटीज हैं जिसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस वैल्यू देखी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे अपन ने पहले भी किया था ना, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफाइन द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या था? आप बोलते थे एम्पियर था। तो आपने कहा कि डिफाइन किया था क्या? मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। I इज इक्वल टू क्या होता था? Q बाई टी। तो मैंने बोला था वहाँ पर डिफाइन कीजिए 1 एम्पियर को। तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। व्हेन 1 कूलम वर्क चार्ज मूव इन 1 सेकेंड देन द करंट इज 1 एम्पियर। फिर आपने किया पोटेंशियल का, कि अपने पास पोटेंशियल क्या होता है? W, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वहाँ मैंने बोला कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक 1 वोल्ट को आप डिफाइन कीजिए। तो 1 वोल्ट क्या होगा? व्हेन 1 जूल वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज, व्हेन 1 जूल वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज। आपने हमेशा फॉर्मूला से बनानी है ये डेफिनेशन। वर्क कैसा यूनिट? जूल। चार्ज कैसा यूनिट? कूलम। व्हेन 1 जूल वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज
देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ऐसे ही आपको यहां पर डिफाइन करना है, किसको? डिफाइन 1 ओम को, डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करोगे? आर की वैल्यू कितनी होती है? आर 1 ओम। पोटेंशियल कितना है? 1 वोल्ट। करंट कितना है? 1 एम्पियर। ठीक है, मतलब जब इस कंडक्टर के अंदर से इस कंडक्टर के दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट का हो, और इस कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो कर रहा हो? 1 एम्पियर कर रहा हो, तो इस केस के अंदर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम होगा। क्लियर है ये बात? तो क्या लिखोगे? व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस across the two end of the conductor and the current flowing through them is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा राइट कर लीजिए। अब आया था इसके ऊपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा? ठीक है, तो मैं रेज कर दूं, राइट कर लीजिए। अच्छा, ये रेजिस्टेंस देखो, मैंने अभी बोला कि रेजिस्टेंस V R इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। तो रेजिस्टेंस V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस? ठीक है, तो हेडिंग बनाइए, द फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड। अब ये रेजिस्टेंस होता क्यों है, क्यों रोकता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, समझना। जब एक कंडक्टर के अंदर आप बोलते हैं कि चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो आगे मूव करते हैं। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर के अंदर कैसे आता है, कैसे वो रोकता है? तो इसके पीछे समझना स्टोरी क्या है। जब एक कंडक्टर के अंदर आप क्या करते हो? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हो। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा इस दोनों एंड के क्रॉस, तो चार्ज कैरियर जो हैं इलेक्ट्रॉन वो मूव करना शुरू कर देंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। जब वो इस कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे तो इस कंडक्टर के आयंस भी होंगे, कुछ कंडक्टर के आयंस जिनसे मिलके वो कंडक्टर बना है। समझ में आई? जैसे कोई भी मेटल के बना हुआ है तो उस मेटल के आयंस होंगे ना, तो वो क्या करेंगे? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इन मेटल के आयन के साथ क्या होना शुरू हो जाता है? कोलिजन होना शुरू हो जाता है। समझ गए? अब उस कोलिजन की वजह से उनका आगे का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसी को वो फ्लो को रुक जाना, फ्लो का उनका रुक जाना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ गए? जितना ज्यादा कोलिजन होगा आप बोलोगे इस कंडक्टर का उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस है। समझ में आए? जितना यहां पर कोलिजन क्या होगा? कम होगा, तो आप बोलोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का इन मेटल आयन के साथ सिल्वर के जो आयंस होते हैं, मेटल के जो आयंस होते हैं, उनके साथ कोलिजन जो होता है वो नेग्लिजिबल है। अब कोलिजन ही नेग्लिजिबल होगा तो क्या होगा? इसमें से करंट फिर क्या करेगा? ज़्यादा फ्लो करेगा। इसीलिए सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। उसके बाद अगर आप बात करें कॉपर की, तो कॉपर के अंदर एज कम्पेयर टू सिल्वर थोड़ा कोलिजन ज़्यादा होता है यहाँ पर मेटल आयंस का और इलेक्ट्रॉन्स का। तो जिस वजह से आप बोल देते हैं कि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है ये सिल्वर से क्या थोड़ा ज़्यादा है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन के अंदर और थोड़ा ज़्यादा कोलिजन होता है, और थोड़ा ज़्यादा कोलिजन होने के कारण क्या होगा? करंट थोड़ा कम फ्लो करेगा। तो जिसको आप बोलोगे कि आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर और सिल्वर। क्लियर है? ऐसे अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक को आप क्या बोलते हो? इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने में से करंट फ्लो ही नहीं करने देते। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव ही नहीं कर पाएंगे। आयंस, मेटल आयंस के साथ उनका कोलिजन इतना ज़्यादा होगा कि वो आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे। और अगर वो मूव ही नहीं कर पाए तो करंट कैसे फ्लो करेगा? समझ में आई ये बात? तो इसलिए आप बोलते हैं कि प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके अंदर कोलिजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाता बेचारा अपनी जगह से ही। और मूव ही नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? करंट नहीं फ्लो करेगा। चार्ज का फ्लो करना जरूरी है। आई बात समझ में ये बात? तो इसलिए आप बोलते हैं कि इंसुलेटर जो होते हैं,
इंसुलेटर्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो कंडक्टर्स होते हैं जो अपने में से करंट को पास करने देते हैं, ठीक है, तो उनका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, कम होता है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर होगी ये बात, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अब ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इस कंडक्टर के अंदर किन किन फैक्टर के ऊपर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला तो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर देखो ये लेंथ बढ़ती जाएगी तो कोलिजन भी बढ़ता जाएगा, है ना भी। ये एक तो इतनी सी लेंथ थी सिर्फ, तो इतनी सी लेंथ के अंदर क्या हुआ, कोलिजन बहुत कम हुआ। कोलिजन कम हुआ तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस कम है। अगर लेंथ बढ़ती गई तो इसका मतलब क्या होगा, कोलिजन भी बढ़ता जाएगा। बेचारे को इतना सा रास्ता पहले कवर करना था, अब रास्ता बहुत ज़्यादा हो गया, लेंथ बढ़ गई कंडक्टर की, तो कोलिजन भी बढ़ गया, और कोलिजन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये, ठीक है। तो सेकंड डिपेंड करेगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, अब देखो एक तो इतने से एरिया के अंदर कोलिजन हो रहा है, और अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूंगा, कंडक्टर को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, एरिया मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब एरिया को इंक्रीज कर दूंगा तो जो मेटल आयन पहले क्लोज थे वो थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। समझ में आई? जैसे जैसे वो थोड़े थोड़े दूर हुए तो क्या हुआ, उनके बीच का कोलिजन क्या हो गया, कम हो गया। अब कोलिजन कम होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो आप ये बात कह सकते हो कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि कोलिजन कम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आ जाता है क्वेश्चन, कि एक आपके पास थिक वायर है और एक थिन वायर है, दोनों वायर में से किसमें करंट ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा। तो आप क्या बोलते हो कि सर थिक वायर में से करंट ज़्यादा इजीली फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि थिक वायर का एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो बड़े इजीली फ्लो कर पाएंगे, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आई ये बात? अब मेरे पास आपने देखा होगा घर के अंदर अपने जो डिवाइसेस जिनको करंट ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे आप मोटर की बात करें, हीटर की बात करें, है ना, इलेक्ट्रिक रोड की बात करें, ठीक है, खेतों के अंदर चले जाते तो वहाँ पर जो मोटर लगी होती है, सबमर्सिबल मोटर, तो वहाँ पर वो आपने देखा होगा कि उनकी जो वायर होती है घर के अंदर, एसी की वायर, वो थिक वायर यूज़ करते हैं। क्यों थिक वायर का यूज़ करते हैं? पतली सी तार लगा दें, पतली सी तार लगा दें तो लेकिन चलेगी नहीं वो। क्यों नहीं चलेगी? अगर वो तार थिक होगी तो उसका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, और ज़्यादा फ्लो करेगा क्योंकि उनको तो करंट ज़्यादा चाहिए चलने के लिए। क्लियर है ये बात? तो फिर आप वहाँ पर थिक वायर का यूज़ करते हैं। अगर मैं पतली सी तार लगा दूँ और बोलूँ कि मोटर चले तो कैसे चलेगी? क्यों? क्योंकि एरिया कम होगा तार का तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा ना, यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा, और इतने करंट से वो मोटर चलेगी नहीं। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो थर्ड पॉइंट और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटीरियल, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटीरियल ऑफ कंडक्टर, कि ये जो डिवाइस बनी हुई है अपने पास कंडक्टर है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, कौन सा मटेरियल है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, प्लास्टिक है, किस चीज़ का ये मटेरियल है। तो सभी कंडक्टर के अलग अलग, मैं अभी आपको समझा रहा था कि सिल्वर होगा तो उसके अंदर कोलिजन कम है, कॉपर होगा तो उसमें एज कम्पेयर टू सिल्वर थोड़ा कोलिजन स्टार्टिंग हो जाती है,
आयरन होगा तो उसमें और ज़्यादा कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, एल्यूमिनियम होगा तो उसमें और ज़्यादा होगा। तो डिपेंड करेगा ना मटेरियल कौन सा है, अभी सिल्वर है या कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, मटेरियल कौन सा है, समझ में आई। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा उस मटेरियल के ऊपर भी जिसका वो कंडक्टर बना हुआ है। और चौथा डिपेंड करेगा इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर के आर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के भी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। देखो कैसे, अगर इसी कंडक्टर के अंदर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो ये भागेंगे बेचारे, उनके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, टेम्परेचर मिलते ही उनको और ज़्यादा भागेंगे। जब और ज़्यादा भागेंगे तो क्या होगा, कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर कोलिजन बढ़ गया तो अपने आप ही अपने को पता है रेजिस्टेंस बन जाएगा, और है ना। तो रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर कम करते गए तो आयंस दूर दूर हैं और भाग नहीं रहे हैं बेचारे, भागेंगे नहीं तो कोलिजन कम हो जाएगा। कोलिजन कम होने का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आई ये बात। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये मेन 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी, और डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।